सो एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली पीवाईक्यूज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगेन पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज ज्योग्राफी एनालिसिस करने वाले हैं, राइट। एंड टुडे विल बी ज्योग्राफी एनालिसिस और एग्जाम ऑब्वियसली सीडीएस एग्जाम 2025 है। क्यों? बिकॉज अभी एग्जाम कंडक्ट हुआ है और कोई भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कर ले तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उस पूरे पेपर के ना धागे खोल दें कि यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे कहाँ हैं और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है, राइट। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका लिंक आपके अपकमिंग एग्जाम्स, फॉर एग्जांपल सीएपीएफ 2025, सिविल सर्विसेज 2025 एंड अगेन अगर आप एनडीए सीडीएस 2025 को अगर टारगेट कर रहे हो तो ये आपकी जो एनालिसिस वीडियोस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन में। बिकॉज देखो यार, जो सोर्स जो है ना पढ़ने का वो तो देखो सेम है। यूपीएससी को भी एनसीईआरटी से क्या बनाना है, क्वेश्चंस फ्रेम करना है, और हम एस्पिरेंट्स क्या पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, राइट। और ये शिकायत काफ़ी एस्पिरेंट्स की रहती है एंड इवन हर सब्जेक्ट में कि यार एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हैं लेकिन क्वेश्चंस क्यों नहीं फ्रेम हो रहे। क्यों? वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि मेरे दोस्त आपके एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में और यूपीएससी के एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव में क्या है, बहुत बड़ा गैप। और ये गैप को फुलफिल करता है कौन? ये सब सारी एनालिसिस वीडियोस जो मैं आपको ओनली पीवाईक्यूज चैनल पर क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जो चैनल पर भी जस्ट नए जुड़े हैं तो लेट मी टेल यू, पॉलिटी एनालिसिस ऑलरेडी हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने सीडीएस एग्जाम 2025 का पॉलिटी एनालिसिस नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाके पॉलिटी एनालिसिस देख सकते हो। बिकॉज अभी देखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉलिटी में 17 क्वेश्चंस पूछे हैं यूपीएससी ने इस बार, ठीक है। काफ़ी अच्छा नंबर था पॉलिटी के क्वेश्चंस का, क्योंकि जितना ज़्यादा यूपीएससी अगर आपसे पॉलिटी से क्वेश्चन पूछता है तो आपके चांसेस कट ऑफ क्लियर करने के ईजी हो जाता है। क्योंकि यार पॉलिटी से अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आप अपना स्कोर इंक्रीज ही करोगे ना। पॉलिटी तो वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इस बार मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि 80% क्या है, पॉलिटी रिपीटेड है। तो बहुत बड़ा इस बार परसेंटेज रहा है पॉलिटी में रिपीटिशन का। और यही सेम रिपीटिशन अगेन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किसमें, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में लेट मी टेल यू 22 क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने पूछे हैं। काफ़ी अच्छा नंबर है अगेन ज्योग्राफी में 22 क्वेश्चन। और आई वुड से इसमें भी 80% क्या है, आपका रिपीटिशन है, ठीक है। या तो जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे हैं या फिर पीवाईक्यू से पूछे हैं। तो 80% क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो, दे आर कंप्लीटली डूएबल क्वेश्चंस। और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चंस आप एग्जाम में स्किप करके आए हो, राइट, या फिर जो बिल्कुल एग्जाम में बच्चे टच नहीं करते, उनको छोड़ के आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके लिए इस वीडियो में डूएबल करके दिखाऊंगा। और इस एनालिसिस को वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस मैं डेफिनेटली यहाँ से यहाँ मूव करने वाला हूँ कि आप वीडियो के एंड में कहोगे कि यस मुझे भी सब आता है, ठीक है। और एनसीईआरटीज़ को किस तरह से करना है, किस तरह से क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, तो वो यूपीएससी की स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मैं आपको एनसीईआरटी की थोड़ी डीप इनसाइट्स भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो टारगेट रहेगा कि मैं इस 22 क्वेश्चंस को जो इस बार ज्योग्राफी में पूछे हैं वो कंप्लीटली मैं इस वीडियो में कवर कर दूं। स्टिल अगर वीडियो बड़ा होता है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले जस्ट अ स्मॉल रिमाइंडर, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल ओनली पीवाईक्यूज। इसको आप फॉलो कर सकते हो। वीडियो का पीडीएफ, एनालिसिस का पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और एट द सेम टाइम पीवाईक्यू इनिशिएटिव इस चैनल पर पीवाईक्यू इनिशिएटिव इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। एट द सेम टाइम मैंने लक्ष्मीकांत भी कवर कराई है थ्रू एमसीक्यूज, तो आप ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव का फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। और लास्टली दिस इज द प्रथम अस्त्र इनिशिएटिव, एवरीवन नोस, बट स्टिल जिनको प्रथम अस्त्र के बारे में नहीं पता, लेट मी टेल यू, प्रथम अस्त्र इज completely and exclusively PYQ based initiative and this is the first time कोई आपके प्रिपरेशन के लिए आपको 170 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर तो आपको टॉपिक वाइज प्रोवाइड करके दे रहा है, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रोवाइड करके आपके प्रिपरेशन के लिए दिया जा रहा है ताकि आप भी जब कोई भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ो तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए कि आप यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चन फ्रेमिंग के डीप इनसाइट्स अपने एंड पर सॉल्व कर सको, राइट। और प्रथम अस्त्र के लिए कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप मुझे 88602887
368 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। और ये लिस्ट ऑफ पेपर्स हैं जो आपको प्रथम स्तर में टॉपिक वाइज मिलने वाले हैं, राइट। तो लगभग टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रथम अस्त्र PYQ बुक में मिलेंगे, एंड दिस इज द प्रथम अस्त्र। सो यहाँ से देखो यार, अपना दोस्त अपना एनालिसिस स्टार्ट होता है और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है, सच बताना, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है, उसकी कौन सी बाउंड्री, टेरिटोरियल बाउंड्री टच नहीं होती, इस टाइप के क्वेश्चन से बंदे हिल जाते हैं, राइट। लेकिन अगर तुम PYQ करो और PYQ को अपना बेस्ट स्टडी बडी बनाओ, तो मैं सच बता रहा हूँ, जितने भी नॉन डूएबल क्वेश्चन है ना, जिनको तुम छोड़ के आते हो, वो तुम करके आओगे। क्योंकि यहाँ पे CAPF 2024 में UPSC ने क्वेश्चन पूछा सेम यूक्रेन पर कि कौन सी कंट्री बाउंड्री नहीं लगाती, राइट। और इसका आंसर था लिथुआनिया, और यहाँ पर भी आंसर क्या है इसका, लिथुआनिया, राइट। तो CDS 2025 में सेम क्वेश्चन UPSC ने आपके सामने चिपका दिया, और जिन्होंने PYQs करे होंगे अच्छे से डेडिकेटली, पूरी डेडिकेशन के साथ, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को आंख बंद करके लगाया होगा, लिथुआनिया, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले आप एक बार मैप भी देख सकते हो यूक्रेन का। तो दिस इज यूक्रेन एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो यूक्रेन के साथ क्या करती है, अपनी बाउंड्रीज लगाती है। तो मेक श्योर कि अब आपको ये सारी कंट्रीज पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले आई विल आस्क यू कि अब आप इस क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डालोगे। PYQ देखो, अगर नहीं करके गए तो ये तुम्हारे लिए हार्ड क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। अगर करके गए हो तुम्हारे लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ ज्योग्राफी, और यहाँ पे UPSC ने क्वेश्चन पूछा है अराउंड अर्थक्वेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, रिपीटेड थीम है। और अर्थक्वेक में भी एस वेव के से UPSC ने क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे एस वेव क्या होती है, राइट। तो आप सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन का अगर मैं सोर्स दिखाऊं तो देखो, सोर्स तो इसका बहुत सिंपल सा है, NCERT क्लास 11 की। कौन सी NCERT? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। उसमें आप देखोगे इस चैप्टर में यहाँ पर एस वेव के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दे रखी है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर। यहाँ पे कीवर्ड है परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द वेव डायरेक्शन इन द वर्टिकल प्लेन क्रिएट, ठीक है। नेक्स्ट है, हेंस दे क्रिएट ट्रो एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। और ये जो एस वेव होती है, ये क्या करती है, ये क्रेस्ट एंड ट्रो क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट दे रखी है अबाउट एस वेव, और यही सेम स्टेटमेंट आपको UPSC ने CDS 2025 के एग्जाम में कॉपी पेस्ट करके दे दिए। इन क्वेश्चंस को मैं CP क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है, कैनॉट प्लेस नहीं, दिस इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चन। तो CP क्वेश्चन है, बिल्कुल NCERT से उठाया और आपके थाली में परोस दिया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 देखो क्या लिखा हुआ है, दे क्रिएट ट्रो एंड क्रेस्ट इन द मटेरियल थ्रू विच दे पास। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। एस वेव क्या करती है, ट्रो एंड क्रेस्ट क्रिएट करती है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, परपेंडिकुलर। यस, तो एस वेव होती है, बस ये याद रखना, P वेव के अलावा जितनी भी अर्थक्वेक की वेव्स हैं सारी वो कैसे मूव करती है, परपेंडिकुलर मूव करती है, ठीक है। तो जो एस वेव है वो भी परपेंडिकुलर मूव कर रही है, किसके, अपने वर्टिकल प्लेन के। तो यहाँ पे इस आंसर हो जाता है बोथ। अब क्या UPSC ने एस वेव के रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन पूछा है? जस्ट आप 6 महीने पहले चले जाओ, CDS 2 2024 में UPSC ने एस वेव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा, और अगेन CDS 1 2025 में भी एस वेव के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो यार, अगर यहाँ आपने PYQ करा है, आपने पूरे पेपर सॉल्व करें, तो आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करा होगा डेफिनेटली। आपने NCERT से ये क्लास 11 की जो फंडामेंटल्स वाली बुक है उसको अच्छे से पढ़ा होगा, अर्थक्वेक का चैप्टर प्रिपेयर करके गए होगे, और ये क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर दिया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। सो अगेन आई विल आस्क यू, ये क्वेश्चन कैसा है? डेफिनेटली सीधा NCERT से पूछा है, तो वेरी इजी क्वेश्चन है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है अपना पॉलिटी का, सॉरी ज्योग्राफी का, है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि मिनरल्स के बारे में पूछा है कि कौन सा मिनरल यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दे रहा है, इट इज यूजुअली ग्रीनिश क्रिस्टल। तो यहाँ पे पहला कीवर्ड अपने पास ग्रीनिश क्रिस्टल। इट इज ऑफन फाउंड इन बसाल्टिक रॉक, दूसरा कीवर्ड है ये बसाल्टिक रॉक में मिलता है। और नेक्स्ट है, इसमें मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। अब इसका जो सोर्स है वो सिंपल अगेन NCERT है, मिनरल्स एंड रॉक का चैप्टर है,
और यहाँ पर आप देखोगे हाँ, यहाँ पर आप देखो लास्ट में ओलिवाइन जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका आर मेजर एलिमेंट ऑफ ओलिवाइन, राइट। इट इज यूज इन ज्वेलरी, ये तो नहीं दे रखा था, ये दे रखा है आपको, दैट इट इज ऑफन फाउंड इन किसमें, बसाल्टिक रॉक। तो दिस इज सो दिस स्टेटमेंट इज अबाउट ओलिवाइन, और यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ओलिवाइन, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछ लिया गया। अब एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, जो ये पेज है ना एनसीईआरटी का, जिसमें मिनरल्स के बारे में आपको गिवन है, तो यहाँ पर अगेन आपसे क्वेश्चन पूछ रखा था एनडीए 2024, मतलब आज से 6 महीने पहले इसी पेज से यूपीएससी ने क्वेश्चन आपसे पूछा, और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था इस कीवर्ड से पूछा था, पायरोक्सिन, ठीक है, कि जो पायरोक्सिन है वो कहाँ मिलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर था कि इट इज कॉमनली फाउंड इन मीटियोराइट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखी है, एम्फिएबल, क्वार्ट्ज एंड सेडिमेंट्री, लेकिन ये सारी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या थी, गलत थी, और पायरोक्सिन की स्टेटमेंट क्या थी, बिल्कुल करेक्ट थी। तो सेम पेज से यूपीएससी ने 6 महीने पहले क्वेश्चन पूछा, और अगेन सीडीएस 2025 में अगेन आपसे सेम पेज से आपसे दूसरे मिनरल का क्वेश्चन बना के आपको पूछ लिया। तो आपके लिए अब क्या टिप हो जाती है, तो मेरी तरफ से स्टडी टिप ये है कि इस पेज को, इस पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, राइट। ये काफ़ी अच्छे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, पहले भी काफ़ी यूपीएससी ने बनाए और आगे भी बनाती रहेगी। तो अगेन आई विल आस्क यू कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। तो बहुत सिंपल सी बात है यार, एनसीईआरटी से पूछा गया तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप नहीं कर पा रहे ऐसे क्वेश्चंस, तो मतलब आपकी एनसीईआरटी पे कमांड अभी क्या है, कच्ची है, ठीक है। तो अभी देखो यार, क्या करना है आपको एनसीईआरटीज़ को गले से लगाना है, और एनसीईआरटीज़ का बादशाह बनाने के लिए मैं जस्ट कुछ दिनों बाद मैं अपना एक बैच अनाउंस करूंगा, और इसके जितने भी अपडेट्स हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं आपको एनसीईआरटी का क्या बना दूं, बादशाह। यस, देखो यार, जब तक एनसीईआरटी का बादशाह नहीं बनोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा एग्ज़ाम देने में। और जिस दिन इतनी कमांड आ गई, तो बस तुम क्वेश्चन देखोगे एक और बता दोगे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन कहाँ से बनाया, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी की कौन सी पेज पे बनी, कौन सी पेज पे लिखी हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी मैं आपकी इस बैच के अंदर कराने वाला हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अबाउट सॉल्ट वेदरिंग, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट वेदरिंग से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा है, और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये फर्स्ट टाइम है जिसमें यूपीएससी ने सॉल्ट वेदरिंग पे क्वेश्चन पूछा, बिल्कुल नहीं। आप यहाँ देखो, अगेन 6 महीने पहले यूपीएससी ने केमिकल वेदरिंग पे क्वेश्चन पूछा था, और ये पूछा था कि बताओ इसमें कौन सा केमिकल वेदरिंग नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ क्यों होने वाला आंसर, क्योंकि ये एक क्या है, फिजिकल वेदरिंग है, नॉट केमिकल। और ये भी क्वेश्चन यूपीएससी एनडीए 1 2019 में पूछ चुकी है। तो मतलब ये जो टॉपिक है ना अबाउट वेदरिंग, ये बहुत ही रिपीटेटिव टॉपिक है, और यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछती है, और अगेन सीडीएस 2025 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदर प्रोसेसिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज मोर इफेक्टिव ओवर सेडिमेंट्री रॉक, यस, यहाँ पे जो सेडिमेंट्री रॉक लिखा हुआ है ना, ये ठीक लिखा हुआ है, और इसका आंसर होने वाला है सी, ठीक है। और इस क्वेश्चन का अगर आपको डायरेक्ट सोर्स पता है कि ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने कहाँ से कॉपी पेस्ट करी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो अगेन ये क्वेश्चन आपके लिए कैसा है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि सॉल्ट वेदरिंग जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी रिपीटेशन में रहा है, और आपने ये टॉपिक कर लेना चाहिए था अगर ये यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछ रखा है। और स्टेटमेंट भी बहुत जनरल सी स्टेटमेंट है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है अबाउट सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे अबाउट है सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए तुम्हें कि ये सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर होता क्या है। देखो, तो इसका सोर्स तो देखो सबसे पहले एनसीईआरटी भी है, और एट द सेम टाइम इसका सोर्स पीवाईक्यू भी है, क्योंकि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर से यूपीएससी सीडीएस 2022 में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखो, इन्वर्जन इज यूजुअली ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस, सरफेस टेंशन प्रोमोट स्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। देखो होता क्या एक्चुअली, जितना भी तुम ऑल्टीट्यूड हाइट के ऊपर जाते हो ना, ऑल्टीट्यूड जब इंक्रीज होने लगता है तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। तो एलिवेशन इंक्रीज होने पर जब टेम्परेचर डिक्रीज हो तो इसको हम बोलते हैं सिंपल नॉर्मल
लैप्स रेट, राइट। और जब इस पूरे फिनोमिना का उल्टा हो जाए, ठीक है, कि तुम्हारा एलिवेशन भी इंक्रीज कर रहा है और एट द सेम टाइम टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, या फिर इस फिनोमिना का उल्टा, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल रैप्स रेट का इस फिनोमिना का क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, ठीक है। इस फिनोमिना का जब तुम उल्टा करोगे तो तुम्हें मिलेगा इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और यहाँ पर इसी क्वेश्चन, इसी टॉपिक से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी, तो यहाँ पे कीवर्ड है इंस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। और दूसरा क्या लिखा है, दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स अंटिल सन कम्स अप, ठीक है। तो ये जो इन्वर्जन फिनोमिना होता है ये बहुत थोड़े वक्त के लिए होता है, जब तक सन राइज ना कर जाए, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब ये गलत क्यों है, यूपीएससी खेल गया बस एक कीवर्ड से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे सरफेस इन्वर्जन स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, ना कि इंस्टेबिलिटी को, राइट। और ये स्टेटमेंट है अपना चैप्टर 8 सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर में। तो यहाँ से ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और इसका आंसर होने वाला है बी, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड ठीक है और स्टेटमेंट 1 गलत है, बिकॉज ऑफ एक वर्ड दैट इज इनस्टेबिलिटी। यहाँ पे यूपीएससी ने आपके साथ खेला कर दिया, राइट। और यही सेम क्वेश्चन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर पे यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, जहाँ पे स्टेटमेंट 3 देखो क्या लिखा है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, ठीक है। इट इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इट इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट द पोल। जो देखो यहाँ तक तो स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो ये लिखा है ना एक्सेप्ट एट द पोल, ये स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट पूरी गलत हो जाती है और इसका आंसर हो जाता है ए, ठीक है। सो क्वेश्चन ये तुम्हें कैसा लगा, किस कैटेगरी में डालोगे, सिंपल सी बात है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा है, तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन अबाउट क्लाउड्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कितनी बार रिपीट होता है और आगे भी रिपीट होता रहेगा। और सीडीएस 2025 में भी आपसे क्लाउड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखो ये क्वेश्चन यार इतना इजी है, यहाँ पे बस अगर किसी को ये पता है ना कि कॉटन वुल कौन से क्लाउड्स को बोलते हैं, वो ये स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 तो रीड ही नहीं करेगा और टिक लगाएगा और अपने नंबर एग्जाम में फेच कर लेगा, राइट। और क्या अब ये देखना है कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, यस बिल्कुल। सीडीएस 2022 में आप देखो, सीडीएस 2018 में क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्लाउड्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन यहाँ पे क्लाउड्स की फॉर्म और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी मैच द फॉलोइंग में पूछ चुकी है और एट द सेम टाइम यहाँ पर इस बार स्टेटमेंट वाइज में आपसे पूछ लिया। तो कॉटन वुल टाइप कौन सा होता है, देखो चैप्टर 10 वाटर इन द एटमॉस्फेयर, क्लास 11 की किताब है ये, है ना। और यहाँ पे आप देखो क्यूमुलस क्लाउड को बोला जाता है कि ये कॉटन वुल की तरह दिखता है और इसका बेस क्या होता है, एकदम फ्लैट। तो यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी क्यूमुलस क्लाउड, राइट। सो अगेन आई विल आस्क यू कि क्वेश्चन कैसा लगा। तो यार बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्लाउड से क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुए हैं और अगर ये टॉपिक स्टिल तुम्हारा प्रिपेयर नहीं है तो अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इसको बिल्कुल तैयार करके रख लो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ना, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट कोपेन क्लासिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एक कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है क्लाइमेट की और हमें बताना है कि ये कौन से रीजन में फाउंड होता है इस तरह का क्लाइमेट। तो पहला स्टेटमेंट है टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। रेनफॉल इज वेरिएबल विद अ शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्गर ड्राई सीजन, और क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पराग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लाइमेट टाइप, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ दे रखा है, इस क्वेश्चन का सोर्स है सिंपल सा क्लास 11th की एनसीईआरटी, चैप्टर है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज, और यहाँ पर आपको कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में भी दे रखा है। और यहाँ पर जब आप ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, जिसको हम शॉर्ट में AW की तरह लिखते हैं, इसमें आप देखोगे कि आपको सेम स्टेटमेंट मिलेंगी, जहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट कहाँ पे फाउंड होता है, बोलीविया, प्राग इन साउथ अमेरिका एंड सूडान एंड साउथ ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से मैच हो रही है और इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, ठीक है। तो एनसीईआरटी का सोर्स तो मैंने तुम्हें दिखा दिया, है ना। एनसीईआरटी का सोर्स मैंने तुम्हें दिखा दिया। अब दूसरा पीवाई को दिखा देता हूँ मैं तुम्हें एक बार। यहाँ देखो सीडीएस 2022 में ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट है, ठीक है, किससे मैच करेगा, AW से। और यहाँ देखो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट का कीवर्ड क्या है, AW।
तो AW से ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अगेन यहाँ पे देखो AW है ना। अब यहाँ पे क्या है, कोपेन क्लासिफिकेशन के टाइप्स दे रखे हैं और तुम्हें एरिया वाइज मैच करना है। तो कोपेन क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी रिपीटेटिव टॉपिक्स, बार बार यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है, तो ये तुम्हारा टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। और अक्सर इस तरह का मैप, तुम इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर तुम्हें ये गूगल इमेजेस से भी मिल जाएगा, मैंने भी वहीं से लगाया है। तो यहाँ पर तुम देखो कि तुम्हें पूरा इंडिया का कोपेन क्लाइमेट पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे CWG, DFC, AW इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है और तुम्हें अब ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करना है। सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा है, तो दिस इज इजी एंड समहाउ थोड़ा सा मॉडरेट, है ना। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया लगा, क्योंकि टेबल से इस तरह का यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा, थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम रहती है ना, और थोड़ा टफर साइड में क्वेश्चन जाता है। अब यहाँ पे यूपीएससी तुमसे पूछ रहा है कि सी वाटर में जो सॉल्ट होता है, तो उसकी परसेंटेज क्या होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट हमें सी वाटर में मिलता है। अब इसका सोर्स सिंपल वाटर ओशियन है, अगेन क्लास 11th की ज्योग्राफी। और यहाँ पर देखो क्लोरीन होता है 18%, सोडियम होता है 10%, यहाँ पे क्लोरीन दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। लेकिन इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट सोर्स मुझे नहीं मिला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन के थ्रू इसके एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये टेबल देखोगे तो मैग्नीशियम 1% समथिंग है और कैल्शियम बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पे जो कैल्शियम गिवन है वो दिस इज 0.41। अब ये कैल्शियम का कौन सा टाइप है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम सल्फेट है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, राइट। और यहाँ पे यूपीएससी ने खेला करा है कि 2 यहाँ पे कैल्शियम दे रखे हैं, तो दिस इज काफ़ी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, है ना। तो मैग्नीशियम तो देखो फिक्स है कि ये ज़्यादा मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आंसर या तो बी होने वाला है या तो सी होने वाला है। अब कौन सा इसका आंसर एग्जैक्ट है, तो इसका सोर्स और इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो थोड़ी मेहनत आप भी करो। सो क्वेश्चन कैसा है यार, क्वेश्चन दिस इज थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन और एट द सेम टाइम मॉडरेट। देखो ये इजी क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है अबाउट ह्यूमस, और ये इस क्वेश्चन का सोर्स है क्लास 12 की बायोलॉजी की बुक, और इसमें चैप्टर है 12 इकोसिस्टम। यहाँ पे आपको ह्यूमस से रिगार्डिंग डेफिनेशन मिलेगी कि ये डार्क कलर्ड एमोर्फस सब्सटेंस है, जो कि आपकी स्टेटमेंट 1 से मैच कर रहा है। सेकंड क्या है, बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये कोलाइडल होता है नेचर में, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है सी। क्लियर है। अब देखो इकोसिस्टम, ये जो चैप्टर है ना, देखो बायो में लास्ट के 3-4 चैप्टर है, 12, 13, 14, तो उन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, क्योंकि अब ये एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ में देखा जा रहा है कि इन चैप्टर से बार बार यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं। तो अब आपके प्रिपरेशन लिस्ट में ये टॉपिक्स इंक्लूड हो जाने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताया था, है ना। सो अगेन दिस इज इजी क्वेश्चन, क्योंकि अब बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो अब तक ये आपका चैप्टर प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो यार, यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है कि ये बताओ कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में स्प्रेड है। तो ये काफ़ी एस्पिरेंट्स की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इन्होंने इस क्वेश्चन को ड्रॉप करा होगा या फिर तुक्का लगाया होगा, राइट। क्योंकि दिस इज नॉट अ डूएबल क्वेश्चन, ये डूएबल क्वेश्चन नहीं है। ये डूएबल क्वेश्चन वही करेगा या तो जिसने पीवाईक्यू लगाए हैं या फिर जिसने एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इनडेप्थली पढ़ी है, राइट। और इसका आंसर होने वाला है नीलगिरी। क्यों? क्योंकि CDS 1 2024 आज से 1 साल पहले यूपीएससी ने सेम क्वेश्चन डिट्टो आपसे पूछा था कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो 3 स्टेट्स में स्प्रेड है। आंसर है नीलगिरी। और अगर आपने एनसीईआरटी बहुत इनडेप्थली पढ़ी है, तो आप नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर ओपन करोगे, वहाँ पे ये टेबल दे रखी है बायोस्फीयर रिजर्व की, और वहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे नीलगिरी के बारे में गिवन है कि ये 3 स्टेट्स में स्प्रेड है। कौन सा? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। अब देखो मेरी तरफ से तुम्हें क्या टिप मिलेगी, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, अब तुम्हें पता होना चाहिए कि नीलगिरी कौन कौन सी स्टेट में स्प्रेड है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि चौथा स्टेट डाल देगी और यूपीएससी आपसे पूछेगा कि बताओ नीलगिरी कौन से स्टेट में स्प्रेड नहीं है, राइट। और ये जो पूरी यहाँ पे अदर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जो दे रखा है और उनकी स्टेट्स दे रखी हैं,
वो भी अब तुम्हें पता होना चाहिए। सो क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन यार बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि PYQ बेस्ड भी है और एट द सेम टाइम NCERT बेस्ड भी है। सो आई हैव टोल्ड यू कि इस वीडियो के देखने के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो यहाँ पे मूव करेगा कि डेफिनेटली तुम्हें सब कुछ आता है, राइट। और अगर नहीं आता ना, तो इस चैनल और मुझसे जुड़े रहो, मैं तुम्हें NCERT का बादशाह बना के छोड़ूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस, राइट। और देखो यार, NCERT को उसी तरह से पढ़ाऊंगा जो UPSC के स्टैंडर्ड्स को बीट करेगा, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि जब तुम क्वेश्चंस देखोगे, जब NCERT को पढ़ोगे, तो तुम्हारी मेहनत एग्ज़ाम वाले दिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मार्क्स में। और तभी पढ़ने में मज़ा आएगा। जब तुम मेहनत कर रहे हो और तुम अपनी मेहनत को मार्क्स में भी कन्वर्ट करवा पा रहे हो, तभी पढ़ने में मज़ा है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जो क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन इस काफ़ी टफ है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सोर्स आपको NCERT में नहीं मिलेगा। बट ये जो रिवर दनूबे है ना, इसका जिक्र PYQ में हो चुका है, जो यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये ड्रेन कहाँ जाके करती है? ये ड्रेन करती है जाके ब्लैक सी में, राइट। तो ये तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा था NDA 2016 में। लेकिन यहाँ पे CDS 2025 में UPSC क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ कि रिवर दनूबे जो है ना, वो कौन सी यूरोपियन सिटी से फ्लो नहीं करती। तो दिस इज समथिंग जो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि रिवर दनूबे का जिक्र NCERT में है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ से रीड करो। रिवर दनूबे रिवर अराइजेस इन दी ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट से ये राइज करती है, राइट। और ये फ्लो होती है ईस्टवर्ड, यहाँ पे कीवर्ड है ईस्टवर्ड, थ्रू मैनी कंट्रीज। अब यहाँ पे मैनी कंट्रीज लिख दिया, बट NCERT ने मेंशन नहीं करा वो मैनी कंट्रीज कौन कौन सी है, फिर सिटीज कौन कौन सी है, राइट। और लेकिन UPSC ने क्वेश्चन पूछ लिया थोड़ा इन डेप्थ जाके, तो यहाँ पे मुझे इसके लिए मैप यूज़ करना पड़ा। और आप यहाँ देखोगे कि ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ब्लैक सी में, एक सेकेंड, जो रिवर दनूब है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये जो ब्लैक सी यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे जाके ड्रेन हो जाती है। और इसमें आपको देखोगे वियन्ना है, बुदापेस्ट है, बेलग्रेड है, यहाँ से ये फ्लो कर रही है। लेकिन प्राग से ये फ्लो नहीं कर रही। और ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? ये तीनों स्टेट दे रखी हैं और ये प्राग दे रखा है, तो प्राग से ये फ्लो नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। तो क्वेश्चन ईजी नहीं था ऑनेस्टली, और जिन्होंने तुक्का मारा है, अगर सही चला गया तो वेल एंड गुड, लेकिन ये क्वेश्चन इजीली डुएबल नहीं था। तो दिस इज अ टफ क्वेश्चन, है ना, सिंपल सी बात है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पूछ रहा है अबाउट ईस्टर आइलैंड, राइट। ईस्टर आइलैंड क्या एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट UPSC ने दे दी है। पहला दे रखा है इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। दूसरा दे रखा है इट इज अ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन चिली, ठीक है, या फिर चाइनी। तो दो स्टेटमेंट दे रखी है। पहला तो बोला है कि ये पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। तो ये पॉलिनेशिया क्या है? क्या इस तरह का कीवर्ड UPSC पहले अपने PYQs में यूज़ कर चुकी है? तो तुम CDS 2019 का पेपर देखोगे, सॉरी 2009 का, या फिर NDA 2020 का पेपर देखोगे, तो तुम यहाँ पर देखोगे कि इस तरह के कीवर्ड UPSC ने यूज़ करें अबाउट पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलेशिया, राइट। और यही सेम इस तरह के कीवर्ड यहाँ पर भी यूज़ हुए हैं। अब जब तुम पेपर एनालिसिस करोगे खुद से, तो जब तुम ये कीवर्ड्स देखोगे, तो जाहिर सी बात है तुम करोगे गूगल, या फिर जो भी तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहाँ से तुम इन 4 कीवर्ड्स के बारे में पता लगाओगे, और तुम्हें पता चलेगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं ये क्या है। दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिनेशिया हो गया, मेलानेशिया हो गया, माइक्रोनेशिया हो गया, और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना। और इस बारे में जब तुम देखोगे, तो यहाँ पे ईस्टर आइलैंड के बारे में गिवन है ना। और ईस्टर आइलैंड, ये मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं। तो ये जो ईस्टर आइलैंड अपना, ये हमें पॉलिनेशिया में मिलता है, राइट। तो यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट है अबाउट ईस्टर आइलैंड, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज पॉलिनेशिया, और यहाँ पर ईस्टर आइलैंड बना हुआ है ना। तो ईस्टर आइलैंड किसका पार्ट है? पॉलिनेशिया का पार्ट है। ईस्टर आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और ईस्टर आइलैंड की जब आप मैप देखोगे, तो दिस इज ईस्टर आइलैंड, और ये पॉलिटिकल टेरिटरी है किसकी? चिली की, राइट, ठीक है। तो चिली किस में है? साउथ अमेरिका। और दूसरा स्टेटमेंट भी तुम्हारा हो जाता है करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाता है C। अब देखो यार, ये क्वेश्चन डुएबल नहीं है, ऐसा नहीं है PYQ में दे रखा है तो बहुत डुएबल क्वेश्चन हो गया। लेकिन हाँ,
फर्स्ट पार्ट तो इसका बिल्कुल डुएबल है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिनेशिया ये कीवर्ड्स पीवाईक्यूज में आ रखे हैं और तुम्हें पता होना चाहिए पॉलिनेशिया अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड है तो उसमें कौन कौन सा आइलैंड आते हैं, तो तुम्हें पता चलेगा कि उसमें ईस्टर आइलैंड भी आता है। तुम्हारे नोट्स में ये होना चाहिए, और जब तुम्हारे नोट्स में ये होता तो फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हारे लिए हो जाती, राइट। अब तुम तुक्का लेते, या तो तुम इसको ये टिक करके आते या तो फिर तुम ये टिक करके आते, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा पीवाईक्यूज ने क्या करा, 50-50 कर दिया, है ना। तो जहाँ पे तुम्हारा पीवाईक्यूज कंप्लीटली हेल्प नहीं करेगा तो एटलीस्ट 50-50 हेल्प करेगा, है ना, लेकिन हेल्प ज़रूर करेगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछूं तो ये कैसा है, तो यार सिंपल ये ईजी क्वेश्चन ही है, दिस इज मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन। सो आज की वीडियो इतनी रहेगी, और वीडियो थोड़ा लेंदी हो रही है, और यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कवर करे हैं। थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं पार्ट 2 में कवर करा दूंगा, और इसकी वीडियो कल तक चैनल पर अपलोड हो जाएगी, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, राइट। और एट द सेम टाइम जो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, और एट द सेम टाइम कुछ भी अगर आपको प्रथम अस्त्र से रिगार्डिंग कुछ भी डाउट हो, है ना, कुछ भी आपको क्वेरी पूछनी हो, तो आप मुझे इस नंबर 8860288368 पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।